बेटा क्लास 11th में निकालेंगे लेखा शास्त्र, इसका चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर का पेज नंबर निकालेंगे 558। एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमारा हो गया है। उसके बाद आज हेडिंग है आय और व्यय खाता। अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्राप्ति और शोधन खाता कि प्राप्ति और शोधन खाता क्या होता है, वो ही हमने बनाना सीखा है दोनों क्वेश्चन में। आज हमारा चलेगा आय और व्यय खाता। तो पहले पढ़ लेते हैं कि आय व्यय खाता होता क्या है। आय एवं व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित आधिक्य मतलब कि आयों का व्ययों पर आधिक्य अथवा कमी व्ययों की आय पर अधिकता को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। आय एवं व्यय खाता नाममात्र खाता है जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा उपलब्ध अतिरिक्त सूचनाओं की सहायता से उपार्जन आधार पर तैयार किया जाता है। जो आय व्यय खाता होता है वो एक तो प्राप्ति और भुगतान खाते के आधार पर, उससे अतिरिक्त जो सूचनाएं होती हैं अलग से उनके आधार पर बनाया जाता है। इसमें हमें इसे ज्ञात करने का जो हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हमें ये देखना आय का व्यय पर आधिक्य है या व्यय का आय पर आधिक्य है, मतलब कि आय हमारी ज़्यादा है या व्यय हमारे ज़्यादा है। एक वित्तीय वर्ष में वर्ष के अंत में हमें ये देखना होता है कि हमें आय ज़्यादा हुई है या फिर हमारे व्यय ज़्यादा हुए हैं। इसी चीज़ को देखने के लिए हम बनाते हैं आय और व्यय खाता। नीचे बताया हुआ है आपको बार्टली बॉय के अनुसार आय एवं व्यय खाता एक आयगत खाता है जो कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है तथा एक निश्चित अवधि में अर्जित समस्त आयों को सम्मिलित करता है। जो एक निश्चित अवधि में मतलब अगर हम एक वित्तीय वर्ष के लिए बना रहे हैं तो उस वित्तीय वर्ष में जितनी भी आय हैं उन सभी को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर है आपका आय एवं व्यय खाते की विशेषताएं। आय और व्यय खाते की विशेषताएं क्या होती हैं। आय एवं व्यय खाता लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर गैर व्यापारिक संस्था के संचालन के अंतिम परिणाम आधिक्य या कमी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ये वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है क्या देखने के लिए कि हमें आधिक्य हुआ है या फिर कमी हुई है आय में। आय एवं व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। इसे तैयार करने के लिए नाममात्र खाते के नियम लागू होते हैं। आय एवं व्यय खाता एक निश्चित लेखांकन अवधि के लिए तैयार किया जाता है। यह खाता प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सहायता से उचित समायोजन के उपरांत किया जाता है। आय एवं प्राप्ति और भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाएगा, लेकिन उससे अलग जो समायोजन होते हैं उनको भी करने के बाद जो समायोजन करने हैं उनके बाद बनाया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में आयगत प्रकृति की समस्त आय का लेखा किया जाता है, चाहे वे प्राप्त हुई हो या ना हुई हो। इसके डेबिट पक्ष में आयगत प्रकृति के समस्त व्ययों का लेखा किया जाता है, चाहे उनका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो। पॉइंट नंबर 7, इस खाते में पूंजीगत प्रकृति के आय एवं व्ययों का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को नहीं दर्शाया जाता है। जब हम प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते थे उसमें हम प्रारंभिक शेष भी लिखते थे और अंतिम शेष भी लिखते थे, लेकिन जब हम आय व्यय खाता बनाएंगे तो ना तो प्रारंभिक शेष लिखेंगे और ना ही अंतिम शेष। और इसमें सिर्फ आयगत प्रकृति की, चाहे फिर वो आय हो या व्यय हो, उन्हीं मदों का लेखा किया जाता है जो आयगत प्रकृति की होंगी। जो पूंजीगत प्रकृति की होती हैं उनका लेखा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आय एवं व्यय खाता लेखा शास्त्र की उपार्जन अवधारणा पर आधारित होता है। आय एवं व्यय खाते में गैर रोकड़ व्यवहारों जैसे उपार्जित किंतु अप्राप्त आय, अनुपार्जन किंतु प्राप्त आय, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय एवं ह्रास आदि का भी लेखा किया जाता है। इससे पहले जब हमने प्राप्ति और भुगतान खाता बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि प्राप्ति और भुगतान खाते में गैर रोकड़ व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता, सिर्फ रोकड़ व्यवहारों का, जो रोकड़ व्यवहार होते हैं उन्हीं का लेखा किया जाता है, लेकिन इसमें गैर रोकड़ व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। आय एवं व्यय खाते के अंतिम परिणाम के रूप में ज्ञात किए गए आधिक्य या कमी को पूंजी कोष में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जो भी हमारा सरप्लस आता है, डेफिसिएंट आता है, जो डेफिशिएंसी होती है उसको हस्तांतरित कर देते हैं पूंजी कोष में, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट है इसकी सहायता से उचित समायोजन के उपरांत आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। इसे बनाने के बाद फिर हम तैयार करते हैं आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। आपको नीचे बताए हुए हैं आय व्यय खाता तथा लाभ हानि खाते में अंतर दिए हुए हैं। अंतर बेटा आपको खुद से रीड करेंगे आप। पेज नंबर 560 पर आपको आय व्यय खाते का प्रारूप दिया हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है हमारा वो कैसे बनाया जाता है। इससे पहले क्या सीखा है हमने, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति और भुगतान खाता। अब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 561 पर आ जाएंगे।
561 पर आपको दिया हुआ है विशिष्ट मदों का आयव्यय खाते में लेखांकन की। विशिष्ट मदों, जो विशिष्ट मद होती है उनका आयव्यय खाते में किस तरीके से लेखांकन किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में मदों का लेखन नगद भुगतान अथवा नगद प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, परंतु आय एवं व्यय खाते में लेखा केवल आयगत मदों का किया जाता है तथा वह भी उपार्जन के आधार पर। अतः आय व्यय खाते में दिखाई जाने वाली कुछ विशिष्ट मदों का लेखांकन नीचे समझाया गया है, जो निम्न प्रकार है। जब हम प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते थे उसमें केवल नगद भुगतान लिखते थे हम, जिसमें रोकड़ या तो हमारे पास आ रही है या रोकड़ जा रही है। गैर रोकड़ व्यवहारों का लेखा हम नहीं करते थे, लेकिन जब हम आय व्यय खाता बनाएंगे इसमें सिर्फ आयगत मदों का लेखा किया जाएगा, लेकिन रोकड़ और गैर रोकड़ दोनों व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। ठीक है बेटा, पॉइंट फर्स्ट है आपका। फिर दान, डोनेशन। किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था से भेंट स्वरूप प्राप्त राशि को दान कहते हैं। दान दो प्रकार के हो सकते हैं, विशिष्ट दान और सामान्य दान। विशिष्ट दान कैसे होते हैं? जब दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया जाता है तो उसे विशेष दान कहेंगे, जैसे कि पुस्तकालय या खेल का मैदान या भवन बनाने के लिए प्राप्त राशि दान आदि। ये दान बार बार प्राप्त नहीं होते। ऐसे दान की राशि को पूंजीगत प्रकृति का मानते हुए आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। आय व्यय खाते में हम इसे नहीं लिखेंगे। सामान्य दान, जब दान किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं दिए जाते तो उस स्थिति में दान की राशि को आयगत प्रकृति का मानते हैं। आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट है चंदा। गैर व्यापारिक संस्थाओं में सदस्यों द्वारा दिया गया चंदा आय का प्रमुख स्रोत है। आय एवं व्यय खाते में चंदे की उस राशि को ही दर्शाया जाता है जो कि चालू वर्ष से संबंधित होती है। उससे पहले जब हम प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे तो उसमें चंदा सिर्फ नगद होना चाहिए, फिर वो गत वर्ष का हो, चालू वर्ष का हो या फिर आगामी वर्ष का हो, तीनों वर्षों का हम लिखते थे। लेकिन इसमें सिर्फ चालू वर्ष से संबंधित मदें लिखनी है जो चालू वर्ष से संबंधित है। ठीक है, आपको इसके लिए परफॉर्मा बना के दिखाया हुआ है नीचे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसमें प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर निकल के आ जाती है नेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हमें चंदा प्राप्त होता है इसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। नीचे नोट के रूप में आपको दिया हुआ है वर्ष के अंत में अदत्त चंदा तथा वर्ष के प्रारंभ में पूर्वदत्त चंदा जोड़ा जाता है। जो वर्ष के अंत में अदत्त है, जो हमें मतलब कि मिलना बाकी है, तथा वर्ष के प्रारंभ में पूर्वदत्त था, उसे जोड़ेंगे क्योंकि ये चालू वर्ष से संबंधित। जो पिछले वाले वर्ष में पूर्वदत्त होगा, लास्ट में उन्होंने प्रीपेड दिखाया हो तो इसी साल का तो है वो, अगर इसी वर्ष का है चालू वर्ष का तो उसे जोड़ देंगे। वर्ष के आरंभ में अदत्त चंदा घटाया जाता है क्योंकि यह गत वर्ष से संबंधित होता है। अगर वर्ष के आरंभ में अदत्त है तो वो गत वर्ष का मतलब कि पीछे वाले वर्ष का है, इसलिए उसे घटाया जाता है। वर्ष के अंत में पूर्वदत्त चंदा घटाया जाता है क्योंकि यह आगामी वर्ष से संबंधित होता है। अगर वर्ष के चंद में पूर्वदत्त है कि पहले से ही किसी ने अगले वाले साल के लिए पूर्वदत्त मतलब एडवांस दे दिया है तो उसे घटा देंगे क्योंकि ये आगे वाले वर्ष के लिए है, जो चालू वर्ष है उसके लिए नहीं है। और हमें इसमें लेखा सिर्फ चालू वर्ष का करना होता है जो चालू वर्ष से संबंधित है। पॉइंट नंबर थर्ड, आजीवन सदस्यता शुल्क। यह एक ऐसा शुल्क है जो उन सदस्यों से लिया जाता है जिन्हें जीवन पर्यंत के लिए सदस्य बनाया जाता है। इसे पूंजीगत आय माना जाता है और आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, प्रवेश शुल्क। गैर व्यापारिक संस्था में नया सदस्य बनने के लिए जो राशि प्रवेश हेतु प्राप्त की जाती है उसे प्रवेश शुल्क कहते हैं। प्रश्न में स्पष्ट सूचना के अभाव में प्रवेश शुल्क को आयगत प्राप्ति मानकर आय एवं व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। यदि प्रश्न में प्रवेश शुल्क को पूंजीगत प्राप्ति मानने के लिए निर्देश दिया हुआ है तो इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना है। देखो बेटा, जब हम आय और व्यय खाता बनाते हैं तो इसमें केवल आयगत मदों का लिखा जाएगा, लेखा जो होगा आयगत मदों का। तो अगर चिट्ठे में तुम्हें नहीं बताया गया है कि ये आयगत है या पूंजीगत है तो आप आयगत मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दिया है कि ये पूंजीगत प्रकृति का मानना है प्रवेश शुल्क, तो आप फिर इसे आय व्यय खाते में ना लिख के आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे, वो भी दायित्व पक्ष में। पॉइंट नंबर 5 है उत्तरदान या वसीयत से प्राप्त राशि। उत्तरदान या वसीयत से प्राप्त राशि वह राशि होती है जो मृत्यु के उपरांत इच्छा पत्र के कारण गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होती है। यह संस्था की आय तो मानी जाती है किंतु ऐसी आय
आवर्तक प्रकृति की नहीं होती है, अतः इसे पूंजीगत आय मानते हुए आर्ची चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। ठीक है बेटा, आज हम 5 पॉइंट ही करेंगे, इसके बाद का जो है इसे हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं तक आपको तैयार करना है।